आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे जंगल के बारे में जो अपने विकास और अस्तित्व के बीच झूल रहा है। इसके लिए आज हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़। वैसे आजकल तो आप लोग एक कैंपेन का हिस्सा होंगे या सुने होंगे या जरूर ही जानते होंगे, और वह कैंपेन है #PlantForMother, अर्थात एक पेड़ मां के नाम। यह कैंपेन सरकारें चला रही हैं और इस कैंपेन को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्यावरण को बचाने का, पेड़ लगाने का या इस तरह के सारे एक्टिविटी का जिम्मा सरकारें ले रखी हैं। अर्थात वो आपसे कह रही हैं कि हम ही तो हैं प्रोटेक्टिव, पोसेसिव एंड डिफेंसिव। और इसी तरह का कैंपेन अर्थात एक पेड़ मां के नाम छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। पर छत्तीसगढ़ की सरकार पेड़ों को लेकर कितना पॉसेसिव है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दरअसल हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वह बात है हंसदेव जंगल की, जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हजारों पेड़ काटने का परमिशन दे दिया है। और यह परमिशन जो है परसा ईस्ट और कांटा बसम परियोजनाओं के सेकेंड फेज के लिए दी गई है। बात आपको अजीब लगी ना? एक तरफ एक पेड़ मां के नाम और दूसरी तरफ हजारों पेड़ काटने की अनुमति सरकारें दे रही हैं। उम्मीद है कि इतना सुनने के बाद आपको हंसी तो नहीं आई होगी, लेकिन आपके मन में सवाल जरूर आ गए होंगे कि क्या यह लड़ाई विकास बनाम पर्यावरण का है या बात कुछ और है। परसा ईस्ट और कांटा बसम माइनिंग परियोजना क्या है? लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है, अर्थात सीधे सीधे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि कितने पेड़ काटे जा चुके हैं, कितने पेड़ और कटेंगे, क्यों काटे जा रहे हैं हजारों पेड़, क्यों हजारों आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। तो इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। आप देख रहे हैं सुगम्य इंडिया। इन सवालों के जवाब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हंसदेव जंगल है क्या और कहां है। और यह कोरबा, सूरजपुर, सरगुजा जिलों से घिरा हुआ 1,70,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है। क्षेत्र छोटा नहीं है, 1,70,000 हेक्टेयर का क्षेत्र है। यह जंगल वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ऑक्सीजन देती है हम सभी लोगों को। बदले में हमसे ये कुछ नहीं लेते, और अगर ये मांगते हैं हमसे तो एक वादा मांगते हैं। ये कहते हैं कि हमें मत काटो, बस हम इतना ही एक वादा मांगते हैं। क्या यह जंगल सिर्फ एक जंगल है? तो नहीं, इस जंगल से हंसदेव नदी भी निकलती है। यह नदी कोरिया जिले के कैमूर पहाड़ी से निकलती है, जो कोरबा, जांजगीर, चंपा डिस्ट्रिक्ट होते हुए सिलाडीह के पास महानदी में मिल जाती है। इस देव बांगो बांध के जलग्रहण क्षेत्र से लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा 2021 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार इस जंगल में गोंड, उरांव या अन्य जनजातियों के लगभग 10,000 लोग रहते हैं। अर्थात 10,000 लोगों का रोजगार है यह जंगल। 10,000 लोगों की पेट भरता है जंगल। इन लोगों की खुशियों का साधन है यह जंगल। साथ ही भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट में एक अनुमान लगाया गया है कि यह जंगल में रहने वाले लोगों के वार्षिक आय का लगभग 60 से 70% हिस्सा भी पूरा करता है। यह जंगल जैव विविधताओं से भी भरपूर है। यहां लुप्त प्राय तितली की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, और यह वनस्पतियों में से 18 वनस्पतियां संकटग्रस्त रूप में चिन्हित है। यह जंगल हाथियों का भी घर है। यहां हजारों पक्षी हजारों किलोमीटर यात्रा करके प्रवासी पक्षी आते हैं। यहां पक्षियों की 82 से ज्यादा प्रजातियां हैं, और जिनमें से 6 प्रजातियां तो IUCN की शेड्यूल 1 की प्रजाति है। यहां स्तनधारियों की 25 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, और जिनमें से 9 प्रजातियां जो है IUCN के शेड्यूल 1 की प्रजातियां में शामिल हैं। इतना सारा चीज देता है यह जंगल हमें। तो आप सोच के देखिए कि यह जंगल इतने सारे चीज से भरपूर है। इसके अलावा इस जंगल में एक और काला खजाना छिपा हुआ है, और यह काला खजाना है कोयले का। अर्थात इस जंगल के नीचे कोयले का अकूत भंडार है,
और यही कोयला हंसदेव की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। तो इस जंगल में कोयले के उत्खनन के सारे क्रोनोलॉजी को आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद ने इसे मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित जंगल बताया है। समझ सकते हैं? साथ ही यह छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, देश का भी फेफड़ा कहा जा सकता है। इस जंगल के क्रोनोलॉजी को अब संक्षेप में समझिए कि हंसदेव अरण्य कोलफील्ड लगभग 1880 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, जिसमें से 23 कोल ब्लॉक हैं, जिनमें से 3 खदानें राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अर्थात RVUNL को दी गई हैं। अब ध्यान से समझिए कि सबसे पहले 2007 में RVUNL को PEKB एरिया और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड को परसा कोल ब्लॉक और इस दोनों खदानों के लिए अडानी ग्रुप को MDO अर्थात माइनिंग डेवलपर एंड ऑपरेटर नियुक्त किया गया है। और पर्यावरण चिंताओं को ध्यान में रखने के लिए मार्च 2010 में केंद्र सरकार ने हंसदेव अरण्य को नो गो एरिया डिक्लेयर कर दिया था। फिर अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने PEKB के लिए फॉरेस्ट डाइवर्जन प्रपोजल दिया। इसके बाद प्लान बदला। जून 2011 में पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने माइनिंग के लिए फॉरेस्ट लैंड यूज न करने की सिफारिश कर दी, पर जून 2011 में ही RVUNL ने 20 मीट्रिक टन पर ईयर कोयले के लिए ब्लॉक पहचानने में मदद करने के लिए अडानी ग्रुप को पार्टनर बना लिया, अर्थात अडानी ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर बनाया और जिसका नाम रखा परसा केंट कोयलरी लिमिटेड, जिसे 2011 में पर्यावरण मंत्री ने मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान की बिजली घरों को चालू करने और सस्ती बिजली के लिए कोयले की जरूरत है, जिसके लिए इस कोल ब्लॉक को चालू करना जरूरी है। इस निर्णय के खिलाफ अपील की गई, जिसे NGT ने 2014 में कहा कि मंत्री ने मनमाना काम किया है। इसके बाद RVUNL जो है सो सुप्रीम कोर्ट चली गई और अप्रैल 2014 में NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वैसे अभी तक तो कई मामले हंसदेव से संबंधित मामले अभी भी अदालत में लंबित हैं और इसकी बात करेंगे तो फहरिस्त लंबी बन जाएगी। पर मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने PKB खनन के सेकेंड फेज को मंजूरी दे दी और आरोप लगा कि पेशा एक्ट 1996 को ताक में रखा गया है। जमीन अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार इस इलाके में जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी होती थी, जो हरिहरपुर, साल्ही, फतेहपुर ग्राम सभाओं ने कभी मंजूरी नहीं दी, ऐसा आरोप लगा। साथ ही अडानी कंपनी को मुनाफे के लिए प्रशासन ने सारे नियम कानून ताक पे रख दिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि सारे विवादों का जड़ यह कोयला ही है। इस दौरान अलग अलग पार्टियों की सरकारें सत्ता में आई। जो पार्टी सत्ता में होती है वो माइनिंग के फेवर में हो जाती है, जो पार्टी सत्ता में नहीं होती है वह आम आदमी या आदिवासियों के साथ हो चलती है। कहने का अर्थ यह है कि एक ही पार्टी है जो हंसदेव बचाने के फेवर में रहती है और वह पार्टी है विपक्षी पार्टी। वैसे तो राजस्थान में बिजली उत्पादन करने के लिए कोयले की आवश्यकता है ही, लेकिन सरकारों को इसके वैकल्पिक मार्ग पर विचार करना चाहिए। राजस्थान जो है वह सालों भर सूर्य की रोशनी वहां पर्याप्त मात्रा में मिलती है। सौर ऊर्जा के जरिए भी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है या अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो पर्यावरण अनबैलेंस हो जाएगा। खनन और विकास योजनाओं के चलते इस क्षेत्र में गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र का विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हंसदेव अरण्य की समृद्धि और सुंदरता बनी रहे। वैसे भी इसे फेफड़े का दर्जा दिया गया है और अगर फेफड़ा हटा दिया जाए तो क्या स्थिति होगी, ये आप सोचेंगे और हमें बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।